अपना घर, ये सुनते ही कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना? हम सबका एक सपना होता है अपने खुद के एक आशियाने का, एक ऐसी जगह जिसे पूरे गर्व के साथ अपना कहा जा सके। इमोशनली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अगर इसे स्ट्रिक्टली एक ठोस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमोशंस और रियलिटी के बीच एक काफी बड़ा गैप आ जाता है। आज इन्हीं फिगर्स और डेटा के आधार पर हम प्रॉपर्टी के इस नंबर्स गेम को थोड़ा डीप में समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि क्या एक फ्लैट खरीदना हमेशा प्रॉफिट का सौदा होता है? सच बताएं तो बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि रियल एस्टेट का मतलब है गारंटीड अमीरी। कीमतें तो बस ऊपर ही जाएंगी और फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा, राइट? लेकिन थोड़ा रुकिए, इस कॉमन धारणा को थोड़ा चैलेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की आखिरी वैल्यू के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे आज इस विश्लेषण में हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट कहता है, अगर निवेश यानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में एक फ्लैट खरीदा जा रहा है तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। लिटरली एक बहुत बड़ी गलती। ये सच में एक मैसिव क्लेम है, एक ऐसी बात जो उस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसे सालों से एक सच मानकर फॉलो किया जा रहा है। खैर, चलिए एक एक करके समझते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर गणित क्या है। आगे बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, फ्लैट्स एज इन्वेस्टमेंट्स, यानी जब फ्लैट्स को एक एसेट की तरह देखा जाता है। सोसाइटी में ये एक आम सोच बन चुकी है कि प्रॉपर्टी खरीदना लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, और देखा जाए तो अपना घर खरीदने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल आकर्षण होता है। सोर्स मटेरियल भी इस बात को मानता है कि अगर एक ही शहर में आने वाले 10 से 15 साल तक रहने का प्लान है तो रहने के लिए यानी प्राइमरी यूज के लिए फ्लैट लेना एक समझदारी भरा फैसला है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, दूसरे या तीसरे घर को सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाने के इरादे से खरीदना, ये एक भारी वित्तीय भूल बताई गई है। इन दोनों स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर फ्लैट निवेश के तौर पर फेल क्यों होते हैं? इसे समझने के लिए चलते हैं दूसरे भाग पर, लैंड वर्सेस बिल्डिंग। हमें देखना होगा कि असल में खरीदा क्या जा रहा है, और ये डेटा इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। 1 करोड़ रुपए के फ्लैट का मैथमेटिक्स सचमुच चौंकाने वाला है। यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो जब 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा जाता है तो दरअसल असली जमीन सिर्फ 50 से 100 स्क्वायर फीट ही मिलती है। नो वे, राइट? लेकिन सच यही है, रियल एस्टेट में जो रियल है वो सिर्फ जमीन है। यहाँ लगभग 90% पैसा सिर्फ उस ईंट पत्थर के स्ट्रक्चर का दिया जा रहा है। असली जमीन का हिस्सा तो मुश्किल से 10% या उससे भी कम होता है। ये रियलिटी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अब ये जो मैसिव चंक है, वो 90% वाली बिल्डिंग, वही असल में एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है, जिसे हम तीसरे भाग में समझेंगे, मैथ ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आखिर वो इमारत एसेट ना होकर लायबिलिटी क्यों है? वेल, यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, डिप्रिसिएटिंग एसेट, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्त के साथ पुरानी होती है, जिसमें वेयर एंड टेयर होता है और उसकी वैल्यू लगातार गिरती जाती है। जो ईंट, सीमेंट, स्टील और पेंट उस फ्लैट को बनाने में यूज हुए हैं, वो 15 से 20 सालों में लगभग अपनी आयु पूरी करने लगते हैं। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर लगातार पुराना और कमजोर होता जाएगा। जबकि उस पूरी डील में एकमात्र ऐसी चीज जिसकी वैल्यू सच में अप्रिशिएट होगी, वो सिर्फ वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। और एग्जैक्टली यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आगे चलकर निराशा का जन्म होता है। एक पल के लिए सोचते हैं कि 15 से 20 साल बाद जब उस फ्लैट को बेचने का टाइम आएगा तो क्या होगा। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बिल्कुल मैच नहीं करते। हाँ, जमीन की कीमत जरूर बढ़ चुकी होती है, लेकिन जैसा कि पहले देखा गया, वो जमीन थी ही कितनी, सिर्फ 100 स्क्वायर फीट के आसपास, और उसके ऊपर जो 1000 स्क्वायर फीट का विशाल ढांचा खड़ा था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा था, उसकी कीमत तेजी से गिर चुकी होती है। लोग यहाँ एक बेहद बड़े मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन का ये गणित एंड में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है। तो अगर फ्लैट्स कैपिटल ग्रो करने के लिए सही नहीं है तो पैसा आखिर कहाँ लगाना चाहिए? आते हैं चौथे भाग पर, द राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से फ्लैट्स को लिस्ट से हटा दिया जाए तो सोर्स हमें काफ़ी स्मार्ट और बेहतर रणनीतियां प्रदान करता है। रूल बड़ा सिंपल है, वहां इन्वेस्ट होना चाहिए जहां रियल एस्टेट प्राप्त हो, जैसे कि सीधे जमीन,
या प्लॉट्स में निवेश करना। अगर मेरा सिटी बहुत एक्सपेंसिव है तो शहर के बाहरी इलाकों यानी आउटस्कर्ट्स पर नज़र डालना एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। या फिर अपने मूल शहर और गांव की तरफ रुख करना एक बेहतरीन ऑप्शन है, जहां पूरी की पूरी ज़मीन खुद की होती है। और इन सबसे ऊपर इस बात पर बहुत स्ट्रांगली जोर दिया गया है कि ज़मीन खरीदते वक्त उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना एब्सोल्युटली क्रूशल है। यही वो प्रॉपर तरीके हैं जिनसे असल पूंजी निर्माण किया जा सकता है। और अब अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप सवाल सामने आता है। अगला निवेश आखिर कहाँ होना चाहिए? आसमान में लटकते हुए एक डब्बे में जिसका जमीन पर ठोस वजूद मुश्किल से कुछ स्क्वायर फीट का है, या फिर किसी असली ठोस जमीन में? ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूरे प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। निवेश का लक्ष्य हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, और ये डेटा उस रियलिटी को पहचानने में एक बहुत मददगार दृष्टिकोण देता है। उम्मीद है इस डीप डाइव से कुछ जरूरी आंसर्स जरूर मिले होंगे।